अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि फायरवॉल्स क्या होती हैं और फायरवॉल्स की कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं, और हमने उसमें कुछ मेजर टाइप्स के बारे में पढ़ा था और उनका आर्किटेक्चर देखा था। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फायरवॉल्स के वो कौन से सॉफ्टवेयर और टूल्स अवेलेबल हैं जो के इस्तेमाल होते हैं। जिनमें से सबसे पहला टूल जिसका नाम है आईपी टेबल्स। इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि आईपी टेबल्स जो है वो सॉफ्टवेयर हैं फायरवॉल्स के, जो कि मेंटेन होते हैं, जो कि एसीएल्स प्रिपेयर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल ऑफ आईपी टेबल्स। IP tables is a standard firewall included in most Linux distribution by default. So Linux के अंदर और Linux ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर IP tables जो है वो आप कर सकते हैं मेंटेन। A modern variant called NF tables will begin to replace it. So IP tables के से थोड़े से एडवांस जो वर्जन है वो NF tables है। IP tables is a command line firewall utility that uses policy chains to allow or block traffic. तो आपने अपने जहन में फायरवॉल्स का बेसिक काम तो जहन में ही रखना है कि बेसिक ये है कि जो भी ट्रैफिक आ रही है आपके नेटवर्क के अंदर या आउटगोइंग ट्रैफिक है, उसको चेक किया जाए, उस पर पॉलिसीज बनाई जाए, उससे चेक किया जाए कि वो अलाउड है या नहीं। So when a connection tries to establish itself on your system, IP tables look for a rule in its list to match it on. If it doesn't find one, it resorts to the default action. So रूल पास होगा तो आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो जो है वो अलाउ की जाएगी, अदरवाइज जो है वो जो भी डिफॉल्ट एक्शन होगा वो परफॉर्म किया जाएगा। It works by matching each packet that crosses the network's interfaces against a set of rules to decide what to do. So again rules के बारे में है और हर इंटरफेस के अगेंस्ट जो है वो रूल प्रिपेयर किया जाएगा। So what kind of chains are in IP tables? There are three type of chains. One is called forward, input and output. Forward कब चलेगी? For forward, packets forward from one network interface to another interface. जब एक इंटरफेस यानी इंटरनल नेटवर्क से सॉरी एक्सटर्नल नेटवर्क से इंटरनल नेटवर्क की तरफ जब फायरवॉल पास कर देगी उसको जाने के लिए, सो ये वाली चेन एक्टिव हो जाएगी। इनपुट क्या है? फॉर पैकेट सेंस टू द फायरवॉल होस्ट, एंड आउटपुट के लिए फॉर पैकेट्स सेंड बाय द फायरवॉल होस्ट। सो नीचे Ubuntu के अंदर ये कमांड्स आपको लिख के बताई गई हैं। सो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है कि ये किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं लिनक्स के ऊपर। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आईपी टेबल्स क्रिएट हुआ है विद द ग्रे पॉलिसी chain input policy accept policy accept, and there are three kind of different chains. input हो सकती है, forward हो सकती है, output हो सकती है। so इसको अप्लाई करने के लिए जो है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगली बात है जी कनेक्शन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज क्या क्या आ सकते हैं। आईपी टेबल्स जब बन रहे हैं, जो क्रिएट हो रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। So with your default chain policies configure, you can adding rules to IP tables. So it knows what to do when it encounters a connection from or to a particular IP address or port. Three most basic commonly used responses are accept, drop or reject. So जब भी पैकेट आएगा फिल्टर होने के लिए फायरवॉल के पास के नेक्स्ट चीज क्या की जाए, सो इन नेक्स्ट चीज जो भी होगी वो इन तीनों में से कोई ना कोई एक रिस्पॉन्स होगा। अब रिस्पॉन्स क्या है? पहला रिस्पॉन्स है एक्सेप्ट अलाउ द कनेक्शन। ठीक है जी, सब चीजें क्लियर हो गई हैं, आईपी एड्रेसेस एंड पोर्ट एड्रेसेस एंड प्रोटोकॉल्स, हर चीज जो है वो एक्सेप्टेबल है, अकॉर्डिंग टू द रूल है, तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ड्रॉप में क्या होगा? ड्रॉप द कनेक्शन, एक्ट लाइक इट नेवर हैपेंड। दिस इज बेस्ट इफ यू डोंट वांट the resource to release your system exists. So
ड्रॉप टेबल का मतलब ये है कि ड्रॉप कनेक्शन का मतलब ये है कि एक पैकेट आपके फायरवॉल में आया है, अब वहां पर आपने चेक किया और उसको वहां पे क्योंकि वो आगे नहीं जो है वो आपको भेजना था, वो एक्चुअली रिजेक्ट ही हुआ था, लेकिन साथ ही आपने उसको ड्रॉप भी कर दिया। ड्रॉप केस में ये होगा कि कोई भी जो जवाब है वो सोर्स को नहीं भेजा जाएगा। इससे ये होगा कि पता नहीं चलेगा कि आपका सिस्टम एग्जिस्ट भी करता है या नहीं है, क्या रिस्पॉन्स आया। सो रिजेक्ट के केस में क्या होगा, डोंट अलाउ द कनेक्शन, यानी अगर रूल्स नहीं हुए पास तो रिजेक्ट कर लिया जाएगा। एंड बट सेंड बैक एन एरर। ड्रॉप और इसमें यही फर्क है, इसमें एक एरर मैसेज आएगा और इसमें एक एरर मैसेज नहीं आएगा। This is best if you don't want a particular source to connect to your system, but you want them to know that your firewall blocked them. So ये दोनों options इस्तेमाल किए जा सकते हैं for the rejection of any packet, specific packet. So IP table policy input drop, policy output drop, policy forward drop. इसी तरह अगर accept करना है तो policy input accept, output accept आप create कर सकते हैं, and reject accept. फॉरवर्ड रिजेक्ट। सो ये इस तरह से कमांड्स जो हैं ये लिखी जाती हैं। सो एक और एग्जांपल आपके सामने एक स्क्रीनशॉट ली गई है जो कि कुछ टाइम के लिए जो है वो कुछ वीक्स के लिए सर्वर को चेक नहीं किया, उसके बाद जब चेक किया गया तो आईपी टेबल्स ने क्या शो किए, चेन इनपुट फॉरवर्ड और आउटपुट तीनों का जरा अगर आप देखें तो हमारे पास जो पॉलिसी एक्सेप्ट थी, कितने पैकेट्स जो हैं वो आपके इस जो भी फायरवॉल है उससे पास हुए, और टोटल 11 जी बाइट्स जो है 11 गीगाबाइट्स डेटा जो है वो जो है वो इस फायरवॉल से इनपुट हुआ है। आउटपुट में क्या हुआ है कि एक्सेप्ट कितने हुए हैं और इसमें से 17 जी बाइट्स जो है वो आउटपुट जो चेन है उसने पैकेट्स को पास आउट किया। फॉरवर्ड कितने में, फॉरवर्ड तो ये था एक्सेप्ट होगा तो फॉरवर्ड होगा। सो 0 बाइट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है कि इन्होंने इनपुट और आउटपुट तो बहुत हुआ है लेकिन फॉरवर्ड उन्होंने फायरवॉल नहीं किया, नहीं कुछ पैकेट्स अपने पास रिटेन करके रखे। सो पढ़ लिए इसको। द स्क्रीनशॉट अबव is of a server that's been running for a few weeks and has no restriction on incoming or outgoing connections. As you can see, the input chain has processed 11 GB of packets and the output chain has processed 17 GB. आपको यहाँ से नजर आ रहा है 11 GB and 7 GB. The forward chain, on the other hand, has not needed to proceed a single packet. This is because the server is not doing any kind of forwarding or being used as a pass-through device. So that is just uh, in the forward command they have no, the firewall has not forwarded the messages to the real destination, but the firewall has input and encountered the output data, and you can see here. So whenever the firewall will, by using the IP table, will allow the connection, if you will ping that specific IP address, you will get a reply along with the how many bytes and how much time and how much time to leave is accepted. So you can see, and आपने पिंग करके कभी देखा ही होगा किसी IP स्पेसिफिक IP के एड्रेस को, उसके पूरे स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके सामने शो हो रहे होते हैं। सो रिसीव कितने पैकेट्स हो रहे हैं, सेंड कितने पैकेट हो रहे हैं, लॉस्ट कितने में, उसकी डिटेल भी यहाँ पर आ रही होती है। ड्रॉपिंग द कनेक्शन, अगर ड्रॉप किया गया है सो आप देखें कि पिंग करेंगे अगर आप उस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को फायरवॉल ने अगर ड्रॉप किया है तो ये चीज आ रही होगी कि रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी आपको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा होगा, रिप्लाई भी नहीं आ रहा होगा पिंग के बाद जो है वो सेंड कितने में 4, रिसीव कितने में 0 और लॉस्ट कितने में 4। सो ड्रॉप के केस में हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ रहा होगा। इसके बाद लास्ट जो है वो हमारे पास था रिजेक्शन द कनेक्शन। रिजेक्ट के अंदर वो आपको रिप्लाई भी देगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब पिंग किया गया स्पेसिफिक आईपी को तो उसने रिप्लाई तो किया है लेकिन साथ ही साथ उसने मैसेज ये दे दिया है कि डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल है, आप को जो फायरवॉल है उसने आपको ब्लॉक कर दिया और आप जो स्पेसिफिक जो आईपी है
या होस्ट है उस तक आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं है। यानी सेंड किए गए थे 4 पैकेट्स, रिसीव 4 और लॉस 0 है, लेकिन यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स भी आ गया। सो आईपी टेबल्स के जरिए से आप ये चीज मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सेकंड, जो वन ऑफ द फेमस term associated with the IP firewalls is NAT, Network Address Translation. ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हम किसे कहते हैं कि हम जितने भी हमारे पास नेटवर्क पे लिंक्स होंगे उनको हम ट्रांसलेट करेंगे इनटू डिफरेंट आईपी एड्रेस टू हाइड द ओरिजिनल आईपीस। सो हर एक जो मशीन है उसके 2 एड्रेसेस होंगे, एक इंटरनल आईपी होगा और एक जो है वो हमारे पास ग्लोबल आईपी होगा जो कि हम इंटरनेट पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सो प्राइमरली नेट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ आईटी फॉर hiding so many problems, and we have IP tables as well. So IP table के साथ साथ net addressing भी इस्तेमाल हो रही है। Net adds a layer of security by hiding computer servers or other IT equipment from outside the world, specifically their MAC addresses, IP addresses, and it has 3 built-in chains. जैसे आपने IP tables के अंदर देखा वहाँ पे भी chains थी, यहाँ पर भी 3 chains हैं। एक को कहेंगे प्री राउटिंग, दूसरी है पोस्ट राउटिंग एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द आउटपुट। सो इन तीनों में जो हमारे पास प्री राउटिंग है उसको डेस्टिनेशन नेट ऑपरेशन भी बोलते हैं, यानी डी नेट बोलते हैं। अब ये करता क्या है? डेस्टिनेशन एड्रेस इज चेंज एंड द सोर्स आईपी एड्रेस इज मेंटेनिंग। अब जो हमारा टेबल हो रहा होगा, टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम सारे ट्रांसलेशन कर रहे होंगे, वहां पर सोर्स एड्रेस जहां से ये डेटा आप तक पहुंचा है उसको सेव कर लिया जाएगा और डेस्टिनेशन एड्रेस यानी आपके नेटवर्क में जहां पे भी जाना है उसको चेंज कर दिया जाएगा, यानी उसको एक नया आईपी असाइन कर दिया जाएगा। A DNet allows a host on the outside to connect to a host to the inside. So ये कनेक्शन तो स्टैब्लिश करेगा, सोर्स कीप कर लेगा, लेकिन डेस्टिनेशन जो है वो चेंज कर देगा। पोस्ट राउटिंग सोर्स नेट ऑपरेशन या एसनेट भी बोलते हैं। इन एसनेट द डेस्टिनेशन आईपी इज मेंटेन्ड एंड द सोर्स आईपी इज चेंज्ड। कि कहाँ से डेटा आया ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो एक्चुअल हमारा डेस्टिनेशन आईपी होगा वो आपको पता चल जाएगा, यानी इस फायरवॉल के ट्रांसलेशन के थ्रू। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है आउटपुट बाय फॉर ऑल्टरिंग लोकली जनरेटेड पैकेट्स फॉर रीराउटिंग। सो इन विद इन द नेटवर्क अगर आप कर रहे हैं सो उनको भी ऑल्टर करने के काम ये आ सकता है। सो आप ये तीनों तरह की चेन्स अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। So this is one of the example where we can see the net inside and outside addresses. We have router firewalls or firewall, and we have a NAT table जिसमें protocols inside IP address, inside global IP address, outside global IP address and outside local IP address। ये 4 तरह के एड्रेसेस इसमें जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास जो हमारा सोर्स एड्रेस था वो ये यहाँ से 10.1.1.1 ने इनसाइड इंटरफेस यानी फायरवॉल पे ये आया। अब फायरवॉल ने क्या किया है कि इस सोर्स एड्रेस को चेंज कर देना विद द अदर एड्रेस दैट इज द इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस। सो 203.0.113.2 दे दिया और फिर इंटरनेट पे भेज दिया। अब इंटरनेट पे जिस होस्ट के पास ये जाना था उसको मिल गया, वहां से फिर उसने ये बोला कि ओके I have received this packet and now send this packet to the destination address। जब ये इसी इंटरफेस के पास पहुंचेगा सो अगेन आपको पता है कि ये वाला जो राउटर है ये इसको चेंज करेगा यानी ट्रांसलेट कर देगा टू द रियल आईपी दैट इज 10.1.1.1। So within the network we have a separate IP and outside the network we have a separate ID, separate IP addresses। सो ये एक सिंपल सी डेमोन्स्ट्रेशन है नेट एड्रेसिंग की। सो ये जितने भी चारों तरह के एड्रेसेस थे वो आपको यहाँ बताए गए हैं। वो पहला एड्रेस जो है वो इनसाइड लोकल एड्रेस है। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा जो कि बाहर आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसको पता नहीं होगा। इसी तरह इनसाइड ग्लोबल एड्रेस होगा जो कि इनसाइड लोकल आईपी के तौर पे इस्तेमाल होगा, लेकिन आउटसाइड लोकल एड्रेस है और ये आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस है। 4 तरह के एड्रेसेस हैं, आइए भी इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले है an IP address that is assigned to a host on an inside local network
the address is probably not a IP address assigned by the service provider. That is, these are IP private IP addresses. This is inside host seen from the inside network. So ये ऐसे IP addresses होंगे जो कि within the network privately assign किए जाएंगे, और ये वो वाले नहीं होंगे जो सर्विस प्रोवाइडर ने आपको दिए. So इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सब नेटिंग करके अगर आपके पास 10 मशीन्स हैं तो आप उन 10 मशीन्स को सब नेटिंग करके IP असाइन, एक प्राइवेट IP असाइन कर सकते हैं. सो इनसाइड ग्लोबल एड्रेस कैसा एड्रेस होगा जो कि इनसाइड चल रहा होगा, सबको पता होगा. IP address that replace one or more inside local IP addresses to the outside world. This is inside host as seen from the outside network. So internally भी you can have a global address. जो मेन एड्रेस होगा मे बी सबनेटिंग से पहले वाला जो एड्रेस है उसको हम इनसाइड ग्लोबल एड्रेस कह देते हैं. नेक्स्ट इज आउटसाइड लोकल एड्रेस. सो अब बात हो रही है इंटरनेट की. This is the actual IP of the destination host in the local network after the translation. क्योंकि हमें पता था कि internally तो हमारा IP address कुछ और है, externally हमारे पास जो है वो हमारा एड्रेस और है. मे बी हमारा इंटरनल एड्रेस है 10.1.1.1 और एक्सटर्नल जो एड्रेस था वो हमारा 203.1.1.1. So, इसके बाद क्या जी, outside global address. This is the outside host as seen from the outside network. It is the IP address of the outside destination host before the translation. What, तो वो after the translation था और ये before the translation था. तो चारों तरह के जो एड्रेसेस हैं नेट के अंदर वो इस एग्जांपल से भी आपको क्लियर हो गए होंगे जो मैंने भी प्रीवियसली आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किए. साथ ही साथ जो है वो नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी डिटेल भी लिख दी गई है. So what are different types of NAT tables, network address translation? We have three types. Firewalls के ऊपर implement होती है, static NAT है, dynamic है, और port address translation है. So सबसे पहले static NAT देखते हैं कि क्या है. The static NAT, this is a single unregistered private IP address that is mapped with the legally registered public IP address, any one-to-one mapping between the local and global address. So होगा क्या कि हमारे पास सपोज एक मशीन है, उसको जो आईपी दिया जाएगा इंटरनली जो है वो आप एक सिंगल आईपी उसको स्टैटिकली असाइन कर देंगे. 1-to-1 मैपिंग होगी, यानी इंटरनल और नेटवर्क होगा, एक्सटर्नली उसको उसका कोई ग्लोबल जो आईपी है वो डिफरेंट होगा. यानी लेकिन होगा क्या कि हमेशा उसका जो ग्लोबल आईपी है और जो लोकल आईपी है वो एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो स्टैटिक होगा. So these are not used in the organization as there are many devices who will need internet access, and to provide internet access, the public IP address is needed. So if you have 3,000 devices who need to access the internet, the organization will have to buy 300 public addresses. That will be very costly and actually impossible. So again, one-to-one mapping तो है, लेकिन impossible भी है कि आप इतने ज़्यादा IPs को जो है वो purchase करें 1-to-1 mapping करने के लिए. So this is the demonstration. We have a single inside IP and we have single outside IP. Whenever we will communicate with the outer world, we have to use this IP instead of this. So this is the static NAT addressing. So dynamic के नाम से आपको पता चल रहा है कि now we will have a pool of public IP addresses. अब हमारा जो फायरवॉल होगी उसके पास एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आईपीज होगा. रन टाइम के ऊपर वो उनको ट्रांसलेट कर देगा रैंडमली, जो भी अवेलेबल होगा वो उसको मिल जाएगा. बिल्कुल इसका बिहेवियर ऐसे ही है जैसे कि DHCP सर्वर के सर्वर आपने सुना होगा. DHCP सर्वर जैसे होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो रही होती है उसके ऊपर. सो सिमिलरली ये वाला जो डायनामिक NAT है इसमें भी डायनामिकली आईपी एड्रेसेस असाइन कर किए जा रहे होंगे. If the IP address of the pool is not free, then the packet will be dropped as only a fixed number of private addresses can be translated to the public addresses. So let's see the example of dynamic NAT. We have a pool of IPs from the start IP address and ending IP address, and we have a subnet mask. So ये जो IP है ये global IP जो है वो हमें अवेलेबल है. इनसाइड नेटवर्क के अंदर हमारा जो आईपी चल रहा है वो 192.168.0.1 चल रहा है, 0.0 सीरीज चल रही है.
और एक्सटर्नली हमारे पास ये। अब रन टाइम के ऊपर सपोज कंप्यूटर वन अगर कम्युनिकेट करना पड़ता है आउटसाइड द वर्ल्ड से, तो इसमें से यानी इनमें से जो भी अवेलेबल 12 से लेकर 254 तक जो भी अवेलेबल आईपीज होंगे, उनमें से किसी एक आईपी को जो है वो असाइन करके उस पैकेट के साथ एसोसिएट करके आगे दे दिया जाएगा। सो दिस इज द डायनेमिक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। The third type of network address translation is port address translation. इसको NAT overload भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, many local private IP addresses can be translated to single registered IP address. So many to one का relationship जो है वो यहाँ पर किया जाता है। Within the network हमारे में भी 10, 15, 20 IPs चल रहे हैं, लेकिन वो तमाम IPs एक ही एड्रेस पे, ग्लोबल एड्रेस के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास जी पोर्ट नंबर भी इसमें इंपॉर्टेंटली इस्तेमाल होते हैं। बाकी जो दो टाइप्स पढ़ी थी उसमें पोर्ट नंबर इस्तेमाल नहीं होते थे। इसमें पोर्ट नंबर आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द ट्रैफिक which traffic belongs to the IP address. It permits multiple devices on the LAN to map to the single public IP address to preserve the IP address, and that is the most frequently used and cost effective. Thousands of users can connect to the internet by using only one real global IP address. So this is the advantage of using the port addressing, that we have many users and can access internet by only single IP, and the people are paying only for one IP address. So this is one example. Suppose we have many IPs like 10.1.1 till 10.101, 102 and up to so many IPs. और इनमें से जितने भी आईपी जितने मर्जी चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्सटर्नल नेटवर्क के ऊपर आना है, आउटसाइड नेटवर्क के ऊपर आना है, तो उन्होंने एक ही जो है वो आईपी इस्तेमाल करना है। तो ये जो भी लाइक यहाँ पे 3.3.3 लिखा है और 80 पोर्ट। अब पोर्ट्स भी यहाँ पे फिक्स कर दी जाएंगी। पहले आपने देखा होगा पोर्ट्स फिक्स नहीं थी। सो जो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन है उससे हमें ये फायदा हासिल होगा। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नैट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नैट। फायरवॉल्स के जैसे एडवांटेजेस थे, ये भी फायरवॉल ही है। फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, टूल है। सो पहला फायदा ये है कि नैट कंजर्व्स legally registered IP addresses. It provides privacy. Again, सारे features वही आएंगे जो firewalls वाले privacy दे रहे हैं. As a device IP addresses sending and receiving traffic will be hidden. Translation हो रही है तो पता ही नहीं है कि original source क्या है, क्योंकि इस firewall ने आपके internal और external IPs को change कर दिया. Eliminates addresses remembering when a network evolves. So these are the advantages of using NAT, and now let's have a look on the disadvantages of NAT. Translation results in switching path delays. अब हर पैकेट में अगर ट्रांसलेट होके जाना है, अगर मेरे पास 10 यूजर है चले, फिर भी फायरवॉल हमारी बेहतर काम करेगी, उसने नेट टेबल प्रॉपरली मेंटेन कर ली। लेकिन अगर मेरे पास 10,000 यूजर है और मेरे पास एक ही फायरवॉल है, तो डेफिनेटली वहां पे ट्रांसलेशन पाथ डिले जरूर होगा। Certain application will not function while NAT is enabled. Again, जिस तरह proxy अगर enable की हो तो वो नहीं चल रहा होता, इसी तरह NAT अगर enable किया हो तो कई applications नहीं चल रही होंगी। Complicates tunneling protocol such as IP addressing. Also, router being a network layer device should not tamper with port numbers, transport layer, but it has to be do so because of NAT. सो नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी हमें नोट डाउन करने पड़ेंगे जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होंगे। और इससे एक तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, और दूसरा क्या है कि हम कॉम्प्लिकेट भी कर रहे हैं अपने टनलिंग प्रोटोकॉल्स को। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। सो इसमें आपने ये देखा कि नेट और आईपी टेबल्स जो हैं फायरवॉल्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और आपने ये देखा कि हम सिस्को राउटर्स या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की मदद से अपने डिफरेंट फायरवॉल्स को में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम रूल्स बना सकते हैं और टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि बाकी यूजर्स जो हैं वो जो हम ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल कर सके। सो दिस इज वन ऑप्शन available for different kind of networks, but keep the advantages and disadvantages
in your mind. So thank you very much, students, for listening this session. Allah Hafiz.